अरे चाणक्य भी अपने लिए पत्तों की शैया बनाने लगे कि तभी उनकी दृष्टि अपने सामने से जाते हुए एक सैनिक पे पड़ी। चाणक्य ने देखा कि जिन फलों को उन्होंने दिन में एकत्रित किया था, वो सैनिक ठीक वैसे ही फलों को काट पत्ते में सजा मुखिया की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य ने तुरंत ही अपनी पोटली खोलकर उसकी जांच की तो पाया उसमें से कुछ फल गायब थे। गायब हुए फलों को देखकर चाणक्य मुस्कुरा उठे और मन ही मन बोले, बस अब थोड़ी सी प्रतीक्षा और। वो वहीं पे बैठे बैठे देखने लगे कि आगे क्या होता है। उस सैनिक ने वो फल जाकर मुखिया को दिए और बोला, लीजिए मुखिया जी, यही एक फल मिले इस घने जंगल में। जब तक भोजन तैयार होता है आप इन्हें खाइए। मुखिया ने उसके हाथ से फल ले लिए और जैसे ही उसने फल का एक टुकड़ा उठाकर खाया, उसे चक्कर आने लगे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। गुप्तचर ये सब दूर से देख रहा था और मुखिया को बेहोश होता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, आखिरकार मेरे रास्ते का एक कांटा हट गया, अब दूसरे को हटाना बाकी है। वही मुखिया के साथियों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो वो परेशान होकर दौड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने हड़बड़ाहट में उनकी नाक के पास हाथ रखकर देखा तो उसकी सांस बहुत ही धीमी चल रही थी। लेकिन फिर मुखिया के मुंह से झाग निकलता देख वो समझ गए कि मुखिया का बचना अब असंभव है। वो सभी उस सैनिक की तरफ देखने लगे जिसने मुखिया को फल दिया था। वो जानते थे कि वो सैनिक गुप्तचर का ही साथी है। मुखिया का एक साथी चिल्लाते हुए बोला, धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा, इन्होंने हमारे मुखिया को मरवा डाला। इतना सुनना भर था कि मुखिया के साथियों ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल ली और चिल्लाते हुए एक साथ बोले, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। वो सभी गुप्तचर और उसके साथियों की तरफ बढ़े। उन लोगों को आते देख गुप्तचर के साथियों ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल ली और आगे बढ़े। दोनों तरफ के लोग अभी आपस में भिड़ते उससे पहले ही गुप्तचर बीच में आए और जोर से चिल्लाते हुए बोला, रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? आपस में लड़ाई बंद करो, कोई फायदा नहीं लड़ने का। मेरा विश्वास करो, हमने नहीं मारा है मुखिया को। मुखिया का साथी सामने आया और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्यों क्यों विश्वास करे तुम पर? तुम्हारे ही उस साथी ने मुखिया जी को फल दिया और मुखिया जी की मृत्यु हो गई। तुमने जरूर ये सब धन को हड़पने के लिए किया है। गुप्तचर समझाते हुए बोला, धन अभी मिला नहीं तो भला मुखिया जी को मार के मेरा क्या फायदा? तुम गलत समझ रहे हो। मुखिया जी के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन आपस में लड़कर क्यों मरना? अगर मारना ही है तो उस ब्राह्मण को मारो जिसके कारण मुखिया जी की जान गई और हमारे कुछ साथी भागे भी। मुखिया का साथी हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? उस ब्राह्मण का क्या दोष? गुप्तचर बोला, जिस फल की बात तुम कर रहे हो वो उस ब्राह्मण ने दिए थे मेरे साथी को, इसलिए असल में वो ब्राह्मण ही मरने का हकदार है। गुप्तचर का कथन सुनते ही मुखिया के साथियों का ध्यान चाणक्य की ओर चला गया। उनका एक साथी तलवार लेकर चाणक्य की तरफ पलटा और बोला, आज नहीं छोड़ूंगा इसे, बहुत नुकसान किया है इसने हमारा। ये बोल वो तेजी से चाणक्य को मारने उनकी ओर दौड़ा और तभी अचानक उसके कानों में मुखिया की आवाज सुनाई पड़ी, रुको, क्या करने जा रहे हो? मत मारो उन्हें। मुखिया की मूर्छा टूट चुकी थी। उसकी आवाज सुनते ही उसके साथी के कदम वहीं रुक गए। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि उनके मुखिया जीवित है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं गुप्तचर के चेहरे को एक बार फिर परेशानी और हैरानी ने घेर लिया, क्योंकि मुखिया की गिरफ्त में वही सैनिक था जिसने उसे खाने को फल दिए थे। मुखिया ने उसकी गर्दन पर अपनी कटार रखी थी। गुप्तचर समझ गया था कि वो फंसने वाला है, क्योंकि वो सारा षड्यंत्र तो उसी का बुना हुआ था। वो तुरंत मुखिया के सामने आया और उन्हें रोकता हुआ बोला, रुकिए, अगर इस सैनिक की गलती है तो मैं स्वयं इसे मारूंगा। मुखिया डांटते हुए बोला, फौरन पीछे हटो। उनका गुस्सा देखकर गुप्तचर एक कदम पीछे हो गया। मुखिया ने उस सैनिक से पूछा, किसने दिया था तुम्हें यह विषैला फल? सत्य बताना। उस सैनिक ने डरते हुए अगले ही पल गुप्तचर की तरफ इशारा कर दिया। इतना देखना था कि मुखिया ने एक झटके में उस सैनिक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। गुप्तचर ने जब देखा कि वो फंस चुका है तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गुप्तचर ने पीछे से उस पर अपनी कटार चला दी। कटार उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में जाकर लगी और वो तुरंत वहीं मुंह के बल गिर गया। मुखिया उसके पास गया और उसे लात मारकर सीधा किया। गुप्तचर ने अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली थी और कटार को निकालने की कोशिश करने लगा था। वो कटार अभी भी उसकी गर्दन में धंसी हुई थी। मुखिया झुका और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगा? तुम
मुझे मारोगे? मेरी नहीं, बल्कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुप्तचर ने धीरे से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे माफ। उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। वही मुखिया के सर पर तो खून सवार था। भला वो गुप्तचर को कैसे छोड़ता? वो तुरंत उसकी छाती पर बैठ गया और उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने लाकर बोला, मैं गद्दारों को माफ नहीं करता। उन्होंने उसके सर को जोर से जमीन पर पटका। गर्दन में आधी घुसी हुई कटार जमीन का दबाव मिलते ही पूरी गर्दन को चीर गई। रक्त के बहाव से जमीन लाल होने लगी। गुप्तचर के हाथ पैर कुछ समय के लिए जोर जोर से छटपटाए, फिर अगले पल उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। वहां खड़े उसके साथी ये देख सकपका गए। डर से उनकी खिक्की बन गई। मुखिया गरजते हुए बोला, है इसका और कोई साथी जो मुझे मृत देखना चाहता है? तो सामने आओ। उसके सभी साथी चुप थे और 2 कदम पीछे हट गए। वहीं दूर बैठे चाणक्य ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। वो मन ही मन बोले, मुझे पता था कि तुम इन विषैले फलों की मदद से मुखिया को मारने का प्रयत्न करोगे, पर ये फल विषैले थे ही नहीं। ये मनुष्य को सिर्फ कुछ पल के लिए मूर्छित कर देते हैं। खैर, रास्ते का एक कांटा तो कम हुआ। एक ओर जहां आचार्य चाणक्य की एक मुसीबत का अंत हो चुका था, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त को भी अपने ऊपर आई मुसीबत को खत्म करने का उपाय खोजना था। चंद्रगुप्त को जब होश आया तो उसने खुद को एक कक्ष में बंधा हुआ पाया। वो भौचक्का सा उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए थे। हाथ को पीठ के पीछे की तरफ बांधा गया था। उसे इस प्रकार बांधा गया था कि लाख प्रयास करने पर भी वो अपने बंधन न खोल सके। वो लेटे हुए ही अपने आसपास देखने की कोशिश करने लगा। उस कक्ष में चारों तरफ मिट्टी की दीवारों के सिवाय कुछ भी नहीं था। द्वार बाहर से बंद था और खिड़कियां अंदर से। चंद्रगुप्त याद करने की कोशिश करने लगा कि वो बंदी कैसे बना। उसे अचानक उस फल की याद आई और वो बुदबुदाया, फल खाने के बाद मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? उसने फिर से अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा खाली ही रहा। आखिरकार अनुमान लगाते हुए वो मन ही मन बोला, अवश्य ही उस फल में मूर्छित करने की औषधि मिली हुई थी। इसका अर्थ है कि उस राहगीर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों? सोचते सोचते उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसे ये तो समझ आ चुका था कि उस राहगीर ने उसे मूर्ख बनाया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये समझना बाकी था। चंद्रगुप्त एक बार फिर अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। रात्रि का आखिरी प्रहर चल रहा था, लेकिन कक्ष के बाहर से अभी भी बहुत सारी आवाजें आ रही थी। वो उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। वहां आ रही आवाजों में लड़खड़ाहट थी, जैसा कि अक्सर मदिरापान के बाद होता है। वो सभी लोग आपस में बात कर ठहाके मार रहे थे। तभी अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को देख चंद्रगुप्त को समझ आ गया कि उसे किसी राहगीर ने नहीं, बल्कि मगध के सैनिकों ने बंदी बनाया है। उन 2 सैनिकों के अंदर प्रवेश करते ही चंद्रगुप्त बोला, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? सैनिक कटाक्ष करता हुआ बोला, तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें ज्ञात ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे सवालों का जवाब कल तुम्हें मगध में सेनापति भुजंग से मिल जाएगा। ये सुनते ही चंद्रगुप्त बोला, लेकिन मेरा रामदास तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दोनों सैनिक उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आपस में बात करने लगे। एक सैनिक बोला, इसे सेनापति के सामने ले जाएंगे तो वो हमारे काम से बहुत खुश हो जाएंगे। दूसरा सैनिक बोला, हो सकता है वो हमें इनाम दे या फिर हमारी पदोन्नति कर दे। सही कह रहे हो। दोनों सेनापति से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचकर खुश हो रहे थे। वहीं उनकी बातें सुन चंद्रगुप्त ने उनके मन के लालच को भांप लिया था। वो अब उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हें पता है कि मैं रामदास के पीछे क्यों गया था? सैनिक बोला, हमें इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं। अब तुम सारी जानकारी सेनापति भुजंग को देना। चंद्रगुप्त उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता हुआ बोला, सुन तो लो, मैं रामदास के पीछे नहीं, बल्कि उस रत्न चढ़े ताबीज को हासिल करना चाहता हूँ जो राजकुमार भब्बत के कक्ष से चोरी हुआ। मैंने उसे रामदास के पास देखा था, इसलिए उसे पाने के लिए उसके पीछे लगा। चंद्रगुप्त ने उनसे पूरी बातें छुपा ली थी।
और बस आधा ही सब चंद्रगुप्त की बात सुन दोनों सैनिक हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें चोरी वाली बात पता तो थी ही, परंतु चंद्रगुप्त की इस बात पर उन्हें कि वो ताबीज रामदास के पास है। वो आगे कुछ सोचते या बोलते कि तभी चंद्रगुप्त ने अपने शब्दों का अगला बाण फेंकते हुए, क्या तुमने कभी सोचा कि ये रामदास अचानक ससुराल क्यों चला गया? क्या तुम लोगों को संदेह नहीं हुआ? ताबीज बहुत कीमती है, अगर वो हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग माला माल हो सकते हैं। एक बार वो ताबीज हासिल कर लो, फिर चाहो तो मुझे सौंप देना भुजंग को। दोनों सैनिकों के चेहरे बता रहे थे कि अब उन्हें भी चंद्रगुप्त की बातों में अपना लोभ दिखाई देने लगा था। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा, तुम तो भुजंग के पास चले जाओगे। चंद्रगुप्त बोला, उसे बेचकर हम धन के 3 हिस्से करेंगे, 2 तुम्हारे और 1 मेरी माँ के लिए। मुझे कैद में रहने का डर नहीं है, पर अपनी माँ की चिंता है। दोनों ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्या सेनापति भुजंग को ताबीज वाली बात का पता है? चंद्रगुप्त ने नाम में अपना सर हिला दिया। चंद्रगुप्त का इशारा देख उनमें से एक ने शंका भरे लहजे में पूछा, जब ताबीज के बारे में सेनापति को नहीं पता, तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? चंद्रगुप्त गंभीर होता हुआ बोला, माफ करें, मैं आपको वो नहीं बता सकता। सैनिक बोला, अगर तुम नहीं बता सकते तो फिर हम तुम पर भरोसा कैसे करें? कहीं तुमने हमारे पीछे ये बात सेनापति भुजंग को बता दी तो? चंद्रगुप्त बोला, मेरा विश्वास करें, मैं आपको नहीं बता सकता। सैनिक बोला, जब तक तुम हमें सत्य नहीं बताओगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। चंद्रगुप्त मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। दरअसल मुझे सेनापति भुजंग का एक रहस्य ज्ञात है। ये सुन दोनों सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से एक बोला, कैसा रहस्य? चंद्रगुप्त बोला, सेनापति भुजंग की एक प्रेमिका है जिससे वो हर सप्ताह के अंत में मिलने जाते हैं। ये रहस्य सुनते ही दोनों सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और फिर गंभीर होकर बोले, तो ये चक्कर है। खैर ठीक है, अब तुम्हारे कहने पर एक बार रामदास से मिल लेते हैं, किंतु याद रहे, यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।